Good morning everybody. Today we will discuss about locomotion in paramecium. Okay? तो पैरामीशियम में किस प्रकार से गति जो है वो होती है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था। टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिज, है ना, कि किस प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो प्रोटोजोआ में पाया जाता है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था। तो तीन अलग अलग प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं, सूडोपोडिया, फ्लैजिला एंड सीलिया। तो जब हम टाइप स्टडी ऑफ पैरामीशियम डिस्कस कर रहे हैं तो पैरामीशियम में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या पाए जाएंगे, सीलिया के फॉर्म में। तो जो सीलिया है, बहुत सारे हेयर लाइक फिलामेंटस सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं। ये सीलिया पैरामीशियम को लोकोमोशन में हेल्प करता है। ओके, so the swimming movement in paramecium is facilitated by the beating of fine and hair-like cellular organelles which are known as cilia. Okay, paramecium moves with a speed of 1500 micron per second. मतलब सीलिया के साथ वो इतना स्पीड जो है वो गेन कर सकता है पैरामीशियम, इतनी स्पीड से पैरामीशियम मूव करता है। अब जब सीलिया मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, जब सीलिया के हेल्प से पैरामीशियम मूव करता है तो ये सीलिया कैसे मूव करेंगे। तो जो सीलिया है ड्यूरिंग मूवमेंट और सीलियम, एक सीलियम जो है इट ऑसिलेट्स लाइक अ पेंडुलम। आप लोगों ने पुरानी घड़ियां देखी होंगी तो उनके अंदर एक पेंडुलम होता था जो लेफ्ट राइट इस तरह से कर्व के फॉर्म में रोटेट होता रहता था। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो सीलिया है वो भी इस तरह से एक पेंडुलम के फॉर्म में ऑसिलेट करते रहते हैं, है ना, मूव करते रहते हैं। और ये जो ऑसिलेशन है ये दो स्ट्रोक से मिलकर बनता है। पहला कहलाएगा आपका फास्ट इफेक्टिव स्ट्रोक एंड सेकंड कहलाएगा आपका स्लो रिकवरी स्ट्रोक। कैसे मूव करेंगे, कैसे पेंडुलम की तरह बात करते हैं, तो यहाँ मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप समझिए यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे ये सीलिया की पोजीशन है, एक सीलियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो सीलियम है वो इस तरह से इस पोजीशन में है, नंबर 1 पोजीशन में। तो जब सीलिया को मूव करने में पैरामीशियम को हेल्प करना है तो वो क्या करेंगे, जिस तरह से नाव चलाने के लिए चप्पू यूज होता है, आपको ध्यान है, एक ओर यूज होता है। तो वो कैसे यूज होता है, हम पानी को कैसे पीछे ले जाते हैं, इस तरह से पीछे ले जाएंगे और वापस उसको आगे लेके आएंगे। तो जब हम पीछे लेके आते हैं तो नाव आगे की तरफ बढ़ती है। सिमिलरली यहाँ पे जो सीलियम है वो भी एक ओर लाइक मैनर के अंदर ऑसिलेट करता है। तो ये क्या करेगा, फास्ट स्पीड के अंदर पीछे जाएगा फिर वापस से रिकवर करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये वापस किस पोजीशन में आ गया, नीचे की तरफ। यह होगा हमारा इफेक्टिव स्ट्रोक। फिर रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा, 6 7 8 9 10, अगेन इस पोजीशन के अंदर आ जाएगा ये। तो सीलिया कैसे ऑसिलेट कर रहा है, 1 यहाँ और ये। तो ये जब नीचे की तरफ जा रहा है तो वो पानी को पीछे की तरफ प्रेस करेगा, तो पैरामीशियम जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर, वापस अपनी पोजीशन के अंदर आएगा, दैट मींस रिकवर करेगा और फिर से वापस इफेक्टिव स्ट्रोक करेगा। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, इस तरह से सीलियम जो है वो पेंडुलम के रूप में काम करते हुए, ऑसिलेट करते हुए फास्ट इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक जो है वो शो करता है। ये तो एक सीलियम के बारे में बात हुई। अब हम बात करें कि पैरामीशियम की बॉडी पे तो बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारे सीलिया जो है वो कैसे, क्या वो सारे सीलिया एक साथ इफेक्टिव स्ट्रोक शो करते हैं या एक साथ रिकवरी स्ट्रोक शो करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे कि जो सीलिया है सारे के सारे वो साइमल्टेनियसली और इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करते हैं, वो एक वेव की फॉर्म में मूव करते हैं। एक ऐसे चलेगा, दूसरा थोड़ा, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा अलग पोजीशन में होगा। दैट मींस क्या है, एक वेव के फॉर्म में वो इफेक्टिव स्ट्रोक की तरफ मूव कर रहे होंगे, कुछ जो है वो रिकवरी स्ट्रोक की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक वेव चलती है, एक तरंग के फॉर्म में मूव करते हैं। सारे सीलिया एक साथ नहीं चलते हैं, एक वेव की फॉर्म में चलते हैं। सो ऑल द सीलिया ऑफ पैरामीशियम do not move independently and simultaneously, but they move in a characteristic, but they move in a wave-like manner which is known as
known as metachronal rhythm. ओके, सारी सीलिया जो है वो एक साथ और अलग अलग मूव नहीं करते हैं। वो कैसे मूव करते हैं? एक वेव के फॉर्म में मूव करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मेटाक्रोनल रिदम कहेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? एक वेव चल रही है। कुछ सीलिया जो है वो फर्स्ट पोजीशन में है, कुछ सेकंड में है, कुछ थर्ड में है, कुछ फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स में है, सेवन में, और कुछ जो है वो रिकवरी कंडीशन में आ रहा है। दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज इफेक्टिव स्ट्रोक, क्योंकि ये यूं जा रहा है, एंड दिस इज रिकवरी स्ट्रोक। अगेन इफेक्टिव, अगेन रिकवरी। तो इस तरह से चलता है ये। समझ रहे हैं आप बात को कि यहाँ पे एक सीलिया जो है वो इफेक्टिव स्ट्रोक की फर्स्ट पोजीशन में है, दूसरा सेकंड में है, तीसरा थर्ड में है, चौथा फोर्थ में है, पांचवा फिफ्थ में। अगेन जो सिक्स वाला होगा वो रिकवरी स्ट्रोक की पोजीशन में होगा, वो रिकवर करने जा रहा होगा 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सारी सीलिया जो है एक वेव के फॉर्म में मूव करते हैं, जिसे हम मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं। तो ये तो हुआ कि किस तरह से सारे सीलिया जो है वो मूव करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये सीलिया जब इस तरह से मूव करते हैं तो पैरामीशियम कैसे गति करेगा, बट दैट मींस मोड ऑफ स्विमिंग कैसा रहेगा इसका, तो वो हम बात करें। मोड ऑफ स्विमिंग, तो पैरामीशियम जो है जब सीलिया उनको हेल्प करते हैं, जब सीलियम इस तरह से इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक शो करते हैं, तो पैरामीशियम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव नहीं करता है। वो कैसे मूव करेगा? वो तिरछा मूव करेगा और अपनी एक्सिस पे रोटेट करता हुआ मूव करेगा। देखिए मैं बनाती हूँ इसका डायग्राम। एनिमल डज नॉट फॉलो अ स्ट्रेट वेव। एनिमल, द पैरामीशियम डज नॉट follow a straight track but rotate spirally। कैसे? देखिए मैं डायग्राम बनाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक्सिस है, स्ट्रेट एक्सिस मैंने बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए एनिमल जो है 1, this is 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? एनिमल ऐसे मूव कर रहा है। एनिमल को मूव कैसे करना चाहिए था? इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, लेकिन पैरामीशियम जो है इन सीलिया के इस तरह से ऑसिलेट मूवमेंट के साथ कभी भी स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ये कैसे मूव कर रहा है आप देखिए, ये 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 5, 6, 7। तो इस तरह से कर्व के फॉर्म में मूव करता हुआ चलता है। पहली बात तो ये डज नॉट फॉलो अ स्ट्रेट पाथ बट रोटेट स्पाइरली। दूसरा, ये इस तरह से अपनी एक्सिस पे भी रोटेट होता है। तो ये क्यों हो रहा है? यानी एक हम ये कह सकते हैं कि एक जो राइफल होती है बुलेट की राइफल की बुलेट होती है, जिस तरह से वो इस तरह से घूमती हुई मूव करती है ना, सिमिलरली पैरामीशियम भी एक स्ट्रेट ट्रैक में मूव नहीं करके घूमता हुआ अपनी एक्सिस पे रोटेट होता हुआ मूव करेगा। क्यों ऐसा होता है? देखिए एग्जैक्टली वो कह रहा है यहाँ पे कि पैरामीशियम का जो ऑरल ग्रूव था, वहां पे आपको ध्यान हो तो सीलिया पाए जाते हैं, उसके लेटरल सरफेस पे भी सीलिया पाए जाते हैं, और ग्रुप ऑफ लार्ज सीलिया भी पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे? डोर्सल पैनिकुलस, वेंट्रल पैनिकुलस या फिर क्वाड्रुलस जिसे हम बोल रहे थे। तो वो सीलिया जो है वो उनका मूवमेंट का या उनका ऑसिलेशन का एक तरीका होता है। वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करके वो थोड़ा सा ऑब्लिकली मूव करते हैं। अब क्योंकि वो थोड़ा सा तिरछा मूव करते हैं, तो उसकी वजह से पैरामीशियम अपनी ही एक्सिस पे घूम जाता है, और इसीलिए ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव नहीं करके स्पाइरली रोटेट होता हुआ मूव करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लोकोमोशन इन पैरामीशियम। अब हम लोग बात करते हैं कि पैरामीशियम जो है वो किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है।
तो अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम के बारे में। रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। ओके, तो देखिए पैरामीशियम जो है इट रिप्रोड्यूसेस बाय टू वेज। पैरामीशियम reproduces by two ways. Asexual reproduction and conjugation. Asexual reproduction जो होगा it is occur with the help of transverse binary fission. एंसिस्टमेंट भी पाया जाता है बट इंपॉर्टेंटली ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम के बारे में। रिप्रोडक्शन से मतलब क्या है, अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग को जनरेट करना है ना, यानी अपनी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए एनिमल क्या है, अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग जो है वो जनरेट करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो पैरामीशियम के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो अलग अलग प्रकार से होगा। पहला होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन और अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज नोन एज कॉन्जुगेशन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन जो है वो किस मोड से होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा होगा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अब कैसे होता है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक डायग्राम बनाती हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसमें अलैंगिक जनन जो है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। कॉन्जुगेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले एक डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो है वो पैरामीशियम शो करता है। देखिए डायग्राम में ये हमारा पैरामीशियम है। पैरामीशियम में ये ऑरल ग्रूव वाला स्ट्रक्चर, ये वेस्टिब्यूल और साइटोफैरिंक्स वाला स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाएगा और उसके पास एक छोटा न्यूक्लियस पाया जाएगा। इस तरह की ओवरऑल स्ट्रक्चर होती है हमारे पैरामीशियम की। अब देखिए ये नॉर्मल है ना, ये पैरामीशियम है जिसमें एंटीरियर फेस पे एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल, पोस्टीरियर फेस पे पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल, ऑरल ग्रूव और मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा, जब यह पैरामीशियम फेवरेबल कंडीशन के समय अलैंगिक प्रजनन करता है, फेवरेबल मतलब जब उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ खाना मिल रहा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिल रहा है, ह्यूमिडिटी मिल रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैरामीशियम जो है वो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा अपना नंबर जो है वो बढ़ाता है। तो जब इसे सारी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तब ये रिप्रोडक्शन करने जाता है। तो उस दौरान क्या होगा, रिप्रोडक्शन के दौरान सबसे पहला जो होता है इसमें क्या होगा, ये जो ऑरल ग्रूव वाला स्ट्रक्चर है, एपरेटस है, ये पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब देखिए नेक्स्ट डायग्राम बनाती हूं मैं यहाँ पे। ये मैंने डिसअपियर दिखा दिया, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर। कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल तो है अभी हमारे, ये डिसअपियर नहीं होंगी। और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना शुरू होते हैं। अब देखिए ये मैक्रोन्यूक्लियस है, ये माइक्रोन्यूक्लियस है। अब जब अलैंगिक प्रजनन कर रहा होता है पैरामीशियम, तो उस समय सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने, ये वाला डिसअपियरिंग ऑफ ऑरल ग्रूव। पहला होगा ऑरल ग्रूव डिसअपियर, फिर मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो अमाइटोटिकली डिवाइड होता है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है। कैसे, अब देखिए
मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग माइटोटिकली, मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइडिंग amitotically, whereas micronucleus dividing mitotically। देखिए अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है स्टोरी के अंदर कि यहाँ पे हो क्या रहा है, दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। एक तो होगा बड़ा न्यूक्लियस जिसे हम मैक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, दूसरा होता है छोटा न्यूक्लियस जिसे हम माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो हमारा बड़ा न्यूक्लियस है यानी कि मैक्रोन्यूक्लियस है वो अमाइटोटिकली डिवाइड होगा, है ना। माइटोटिकली डिवाइड नहीं होता है, सिंपली वो क्या होगा, साइज में बड़ा हो जाएगा और एक दूसरे से दूर हो जाएगा एंड फाइनली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। जबकि जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो माइटोटिकली विभाजित होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है। उसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, जब केंद्रक का विभाजन हो रहा होता है तो केंद्रक के अंदर सारी फेजेस आती है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, प्रोफेज पाई जाती है, मेटाफेज पाई जाती है, एनाफेज पाई जाती है, टीलोफेज पाई जाती है और फाइनली जो है वो कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। दैट मींस एक न्यूक्लियस से दो छोटे छोटे माइक्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं और वो डिवाइड हो जाता है ना। तो ये वाला जो सारी फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब पाई जाएगी माइक्रोन्यूक्लियस के अंदर, लेकिन मैक्रोन्यूक्लियस के अंदर ये सारी फेजेस नहीं पाई जाएंगी। तो मैक्रोन्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होगा और माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होगा। नेक्स्ट डायग्राम देखिए आप यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, हमारा केंद्रक जो है वो इस तरह से एक्सपांड हो जाएगा, माइक्रो और मैक्रोन्यूक्लियस। ये हमारे न्यूक्लियस है। सिमिलरली यहां पे आपके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो है ही, फिर एक ऑरल ग्रूव यहाँ पे बनने लग जाएगा, एक पीछे बनने लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर देते हैं इसका, इस तरह से ऐसा होने लग जाएगा, है ना। तो एक ऑरल ग्रूव जो है वो यहाँ पे बनने लग गया और एक ऑरल ग्रूव यहाँ पे बनने लग गया। मतलब अब क्या है, दोनों न्यूक्लियस एनलार्ज हो गए हैं और खिंच गए हैं, दोनों सिरों की तरफ मूव करने लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो ये केंद्र के अंदर चेंज आ गया, सिमिलरली यहाँ पे एक नया ऑरल ग्रुप बन गया और ऊपर वाले पोर्शन में एक नया ऑरल ग्रुप बन गया। एंड देन फाइनली क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ से जुड़े हुए इस तरह से आपको ऐसे और फाइनली क्या हो जाएगा, दो छोटे पैरामीशियम जो हैं वो बन जाएंगे। ऐसे, ठीक है। तो किस तरह से विभाजन हो रहा है, इस तरह से ट्रांसवर्स एक्सिस पे इसका क्योंकि विभाजन हो रहा है, एक पैरामीशियम दो में डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह का विभाजन जो है वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स बाइनरी, बाइनरी मतलब दो में डिवाइड होना, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, फिशन मतलब विखंडन। ठीक है, तो इस तरह से जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो अमाइटोटिकली डिवाइड हुआ, माइक्रोन्यूक्लियस सारी अवस्थाएं यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड फाइनली कैरियोकाइनेसिस के द्वारा विभाजित हुआ और दो, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंटीरियर पोर्शन था हमारा और ये पोस्टीरियर पोर्शन था। तो जो एंटीरियर पोर्शन से पैरामीशियम बनता है उसे हम कहेंगे प्रोटर, ये वाला पैरामीशियम क्या कहलाएगा, प्रोटर, और ये वाला कहलाएगा ओपिस्थे। क्लियर। तो इस तरह से अलैंगिक जनन ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा पैरामीशियम में कंप्लीट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में कि किस तरह से पैरामीशियम के अंदर अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है।
कॉन्जुगेशन के फॉर्म में. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर नाउ. थैंक यू सो मच.